वेलकम टू डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग कोर्स। इस सेशन के अंदर हम क्लासिफिकेशन के एक इम्पॉर्टेंट टाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है नाइव बेस क्लासिफायर। नाइव बेस क्लासिफायर को समझने से पहले जिस चीज़ को हमें समझना है उसे हम कहते हैं बेस थ्योरम। तो सबसे पहले हम बेस थ्योरम को समझेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है, किस चीज़ को डिस्क्राइब करता है, और उसके बाद फिर हम मूव कर जाएंगे नाइव बेस क्लासिफायर पर, क्योंकि वो बेस थ्योरम के बिहाव पर ही अपनी क्लासिफिकेशन कर रहा होता है। ऑल दो इससे रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं हमारी सेपरेट सेशन पर यूट्यूब पे भी मौजूद हैं। अगर आप फहद हुसैन को सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो ये मेरा चैनल है और उसके अंदर तमाम वीडियोस जो अब तक जितनी भी हमारी काउंट हुई हैं वो प्लेलिस्ट पे सेपरेट डेटा साइंस यानी मशीन लर्निंग पे मौजूद है। और इसके अलावा जो कोड है जो भी हम इस पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो fahadhusaincs.blogspot.com के अंदर मौजूद है। लिहाजा अब हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि बेस थ्योरम क्या है और किस तरह से वर्क कर रहा होता है। राइट सी, तो डेफिनेशन पे बताया जा रहा है, इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड स्टैटिस्टिक्स बेस थ्योरम डिस्क्राइब द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। किसी इवेंट के किसको उसकी प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करता है बेस थ्योरम बेस्ड ऑन प्रायर नॉलेज ऑफ कंडीशन। उसकी कोई प्रायर नॉलेज होगी कंडीशन के बेस पर दैट माइट बी रिलेटेड टू द इवेंट, जो उसके इवेंट के से रिलेटेड हो सकती है। इस डेफिनेशन के मुताबिक अगर आप इस फॉर्मूले को देखें तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स फार्मूला लग रहा है और मैं समझ सकता हूँ कि फर्स्ट टाइम अगर आप इस फार्मूले को देखें तो उसमें कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आएगी कि एक्चुअली ए और बी क्या चीज़ है। पी फॉर प्रोबेबिलिटी आप समझ सकते हैं, लेकिन ए बी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस फार्मूले को समझते हैं और एक ऐसी अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल करेंगे जिससे ना सिर्फ ये फार्मूला हमें समझ में आएगा बल्कि इसका आउटकम भी हमें समझ में आने लगेगा कि एक्चुअली जब इस फार्मूले को हम रिजॉल्व कर लेते हैं तो वैल्यू किस तरह से फाइंड होकर आ रही होती है। लेट्स सी, फॉर्मूले का जो फर्स्ट पार्ट है हमारा वो इस चीज को शो कर रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बाय बी, यानी इन सिंपल वर्ड कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है बी के रिस्पेक्ट से। ठीक है, ये मालूम करने के लिए ये फॉर्मूला इस बात को शो कर रहा है कि सबसे पहले आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मालूम करें, यानी ए कोई भी क्लास है, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी पूरे ओवरऑल डेटा सेट में क्या है। फिर उसके बाद वो वैल्यू मल्टीप्लाई होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन बाय ए, यानी ए के रिस्पेक्ट से प्रोबेबिलिटी बी ऑफ क्या है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और डिवाइड हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से। यानी ए और बी दो अलग अलग प्रोडक्ट हैं या दो अलग अलग क्लासेस हैं, इन दोनों के दरमियान इस वक्त मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मालूम करना चाह रहा हूं गिवन बाय और विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ये चीज आप एक एग्जाम्पल से करेंगे और इस एग्जाम्पल को करने के बाद हमें बहुत बेहतर तरीके से ये बेस थ्योरम का ये फॉर्मूला समझ में आने लग जाएगा कि एक्चुअली ये किस तरह से एक इवेंट के बिहाफ पर प्रोबेबिलिटी को फाइंड करके देता है, नॉलेज बेस्ड ऑन प्रायर नॉलेज। लेट्स सी, इस वक्त हमारे पास दो मशीन है जो ब्रेड्स बनाती हैं। ठीक है, एक का नाम है मशीन 1 और दूसरे का नाम है मशीन 2। तो ये मशीन जो कि एक ब्रेड्स की है ये पर आवर हमें 30 ब्रेड्स बनाकर देती है। ठीक है, अगर मैं मशीन 1 की बात करूं तो कुछ एग्जांपल्स में हमारे पास ब्रेड्स मौजूद हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास एक मशीन 2 मौजूद है। इस मशीन की क्वांटिटी पर आवर 20 ब्रेड्स बनाने की है, यानी ये 1 घंटे के अंदर 20 ब्रेड्स बनाती है। तो ओवरऑल अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं तो ये दोनों मशीन 50 ब्रेड्स पर आवर बना रही है। अच्छा, अब इसमें से जो चीज हमें काउंट करना है प्रोबेबिलिटी के रिस्पेक्ट से वो डिफेक्टेड पार्ट को करना है, यानी वो पार्ट्स जो यहाँ पर डिफेक्ट हुए हैं या आप उसे कह लें कि खराब ब्रेड्स हैं वो भी ये मशीन बनाएगी, जो कि मैंने यहाँ पर इमेज से शो किया हुआ है कि ये वो ब्रेड्स हैं डमी तौर पे कि ये खराब हैं। इसी तरह इसमें कुछ क्वांटिटी होगी जो खराब की है। अब इस बेस पर ये दो अलग अलग मशीनें अलग अलग क्वांटिटी की पर आवर ब्रेड्स बनाती हैं, इनमें से हमें डिफेक्टेड यानी जो खराब ब्रेड्स हैं वो फाइंड करके बताना है कि कौन सी मशीन की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कितने खराब ब्रेड्स बनाती है। लेट्स सी, तो यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्सिटी को हमने रिजॉल्व किया हुआ है आसान लफ्जों में। सबसे पहले हम लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। मशीन 1 जो हमारे पास है वो 30 ब्रेड्स बनाती है पर आवर, जबकि मशीन 2 20 ब्रेड्स बनाती है पर आवर। तो इन दोनों को फॉर्मूले के रिस्पेक्ट से शो करने का जो तरीका है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है। तो इस वक्त मैंने ए को कन्वर्ट कर दिया मशीन 1 में और बी को कन्वर्ट कर दिया मशीन 2 में। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी मशीन 1 की बात करता हूं तो टोटल ब्रेड्स हमारे पास 50 हैं, इनमें से मशीन 1 30 बनाता है, तो 60% जो क्वांटिटी है वो मशीन 1 हमें प्रोड्यूस करके दे रहा है। सिमिलरली मशीन 2 हमें 0.4 यानी 40% प्रोड्यूस करके दे रहा है, विच मीन ओवरऑल 100% यहाँ पर क्वांटिटी मुकम्मल होती है। आफ्टर दैट
आउट ऑफ ऑल प्रोडक्ट पार्ट, जितने भी प्रोडक्ट्स के पार्ट्स थे उनमें से वी कैन सी दैट 1% आर डिफेक्टेड, यानी इस पूरे क्वांटिटी में जो हमारे पास 50 ब्रेड्स हैं इनमें से 1% हमारे पास जो है वो खराब ब्रेड्स बनकर आ रहे हैं। तो लिहाजा अगर मैं डिफेक्टेड पीस या जो डैमेज प्रोडक्ट है हमारे पास उसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करना चाहता हूं, क्योंकि अभी हमें डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से ही पता चला कि प्रायर नॉलेज हमारे पास होगी कोई जिसके बेस पर हम प्रोबेबिलिटी बता रहे होंगे, तो हमें समझ में आ गया है कि 1% यहाँ पर क्या है, खराब है इस ओवरऑल क्वांटिटी में। तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्ट पार्ट या डैमेज पार्ट को क्या किससे रिप्रेजेंट कर दिया, ओनली 1% से। उसके बाद बात कही जा रही है, वी कैन सी दैट 50% केम फ्रॉम मशीन 1 एंड 50% केम फ्रॉम मशीन 2, और हम देख रहे हैं कि 50% ऑफ जो डिफेक्टेड पार्ट्स हैं या ओवरऑल प्रोडक्ट है वो मशीन 1 से आ रहा है यानी ब्रेड्स, और इसी तरह 50 पार्ट हमारे पास मशीन 2 से आ रहा है। तो हमने यहां पर कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बाय बी या डिफेक्टेड, ठीक है ना, इसको हम डिफेक्ट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑल्दो अभी हम आगे जाएंगे तो बात समझ में आने लग जाएगी। ये भी 50% है और ये भी 50% है, ठीक है, ये डिफेक्ट आ गया, ऑल्दो हमने बी ए और बी मशीन 1 और मशीन 2 को ही कहा हुआ है, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी बता रहा है मशीन 1 की विथ रिस्पेक्ट टू डैमेज पार्ट या फिर डिफेक्टेड पार्ट। अब क्वेश्चन क्या है या प्रॉब्लम ये है कि हमें मालूम करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट बाय मशीन 1 इज डिफेक्टिव, यानी डैमेज प्रोडक्ट जो है वो मशीन 1 से कितना हमें मिल रहा है, कितना डैमेज पार्ट है जो मशीन 1 हमें देकर यानी बनाकर दे रहा है। तो इसका फॉर्मूला हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई डिफेक्टेड पार्ट को काउंट करो, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट से, मशीन 2 के रिस्पेक्ट से, गिवन बाय मशीन 2। तो हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी, हमें सबसे पहले जरूरत होगी मशीन 2 की प्रोबेबिलिटी बताओ विथ रिस्पेक्ट टू डिफेक्टेड पार्ट, ठीक है, और इसी तरह से प्रोबेबिलिटी बताओ डिफेक्टेड पार्ट की, और इसी तरह प्रोबेबिलिटी बताओ सिर्फ मशीन 2 की। तो अगर मैं नीचे वाले वैल्यू की बात करूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन 2 क्या है हमारे पास, 0.4, तो मैंने यहां पर 0.4 लिख दिया। इसके बाद फर्स्ट पे लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन 2, ठीक है, गिवन बाय डिफेक्टेड, तो मशीन 2 डिफेक्टेड में 50% बनाकर दे रहा है, ठीक है, तो 50% को मैं 1 के रिस्पेक्ट से क्या लिख सकता हूं, 0.5, तो मैंने यहां पर फॉर्मूले पे क्या लिखा हुआ है, 0.5 लिखा हुआ है। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टेड या डैमेज, ओवरऑल जितनी भी क्वांटिटी है उसमें से जो डिफेक्टेड है यानी जो डैमेज ब्रेड्स है हमारे पास वो कितने हैं, 1%, तो 1% के लिए मैं क्या लिखूंगा, 0.01, क्योंकि जब 0.9 वैल्यू होती है तो उसका मतलब है 90% प्रोबेबिलिटी है, और अगर मैं सिर्फ 1% बताना चाह रहा हूं तो 0.01 लिखूंगा। तो जब इस तमाम वैल्यू को हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो 0.0125, यानी अगर मैं इसको परसेंट की फॉर्म पे लिखूं तो 1.25% विथ रिस्पेक्ट टू द क्वांटिटी ऑफ मशीन 1, यानी मशीन 1 कितने प्रोडक्ट बना के दे रहा था हमें, 30, तो 30 में से 1.25, इस 30 क्वांटिटी का जो भी 1.25 क्वांटिटी होगा, मैं ये कह सकता हूं कि ये वो क्वांटिटी ओवरऑल मशीन 2 हमें डैमेज या डिफेक्टेड पार्ट बनाकर दे रहा है। तो ओवरऑल बेस थ्योरम की बिहाफ पर हमने कुछ प्रायर नॉलेज के बेस पर क्या किया, हमने डिफेक्टेड पार्ट्स की प्रोबेबिलिटी काउंट करके बताई, जिस तरह से मैं मशीन 2 की बता रहा हूं बिल्कुल इसी तरह से मशीन 1 की भी प्रोबेबिलिटी हम बता सकते हैं। जहां जहां एम मशीन 2 लिखा हुआ है वहां वहां वैल्यू क्या आ जाएगी, मशीन 1 की आ जाएगी, और फॉर्मूला हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बेस पर इसके आउटपुट हमारे सामने आ जाएंगे। तो बेस थ्योरम को हमने समझ लिया और बेस थ्योरम किस तरह से काम करता है वो भी हमने देख लिया। अब हम मूव करेंगे कहां पर, नाइव बेस थ्योरम पर, जो कि क्लासिफायर एल्गोरिथम है मशीन लर्निंग या फिर डेटा माइनिंग के अंदर। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि एक्चुअली ये क्या करता है और उसका क्या काम है। तो फॉर्मूले में बताया जा रहा है कि इट इज अ क्लासिफिकेशन टेक्निक बेस्ड ऑन बेस थ्योरम। तो ये किस पे बेस कर रहा है, बेस थ्योरम पर कर रहा है, जो हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं, विथ एन एजम्पशन ऑफ इंडिपेंडेंस अमंग प्रेडिक्टर्स, यानी जो इसके एजम्पशंस हैं प्रेडिक्टर्स पे, यानी इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होता है हमारे, वो उस चीज से क्या है, आजाद है, उसके एजम्पशन से ये चीज आजाद है। इन सिंपल टर्म, a naive based classifier assume that the presence of a particular feature in a class is unrelated, यानी जो आपके फीचर्स है आपकी क्लास के अंदर, जो भी आपका डेटा सेट है, वो रिलेटेड नहीं है किसके साथ, टू द प्रेजेंस ऑफ एनी अदर फीचर, यानी एक फीचर के जो भी रिलेटेड टर्म्स हैं वो किसी दूसरे फीचर्स के साथ रिलेट नहीं करते हैं। यही वजह है कि नाइव बेस क्लासिफायर है वो विदाउट एनी एडिशनल फीचर
अपनी प्रोबेबिलिटी को काउंट करता है उस जगह पर जहां पर उसकी प्रेजेंस है न्यू डेटा सेट की, और उस प्रोबेबिलिटी के बिहाफ पर डिसीजन लेता है कि इस डेटा का ताल्लुक क्लास ए से होना चाहिए या क्लास बी से होना चाहिए, क्योंकि क्लासिफिकेशन पर हम करी क्या कह रहे होते हैं कि हम अपनी वैल्यू को क्लासिफाई करा रहे होते हैं कि इस न्यू डेटा का ताल्लुक किस क्लास से होना चाहिए। ये बातें मजीद समझ में आने लगेंगी जब अब नेक्स्ट स्लाइड में हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो अब हम एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं कि अगर मैं ये पता करना चाहता हूं कि किसी एक क्लास की प्रोबेबिलिटी एक डेटा के मुताबिक क्या हो सकती है, तो उसका फॉर्मूला ये होगा। यकीनी तौर पे अभी फॉर्मूले में कोई बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरह से वैल्यू ए और बी थी या बेस थ्योरम के अंदर हम डिफेक्टेड पार्ट देख रहे थे मशीन 2 या मशीन 1 का, उस रिस्पेक्ट से यहाँ पर अब दो क्लासेस होने वाली हैं। एक का नाम क्लास ए होगा और क्लास बी होगा। यही वजह है कि जो फॉर्मूला है हमारा पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी का, वो क्लास ए गिवन बाय एक्स से एक्सचेंज हो चुका है। इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और यहाँ पर समझते हैं। तो आप इस स्लाइड पर देख रहे हो कि हमारे पास एज विथ रिस्पेक्ट टू सैलरी का एक ग्राफ मौजूद है, और ये जो एरिया है वो एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है रेड कलर, जबकि जो ग्रीन कलर है वो क्लास बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम यहाँ से एक पेन ले लेते हैं और मैं अज्यूम करता हूँ कि एक वैल्यू है जो यहाँ पर आकर इस वक्त शो हुई है, और हमें ये बताना है नाइव बेस क्लासिफायर के जरिए से कि इस न्यू डेटा का ताल्लुक इस क्लास से होना चाहिए जिसको मैंने अपने फॉर्मूले में ए कहा है, या फिर इसमें होना चाहिए जिसको हमने बी कहा हुआ है। लिहाजा इस ए और बी के बिहाफ पर हमारा फॉर्मूला इस तरह से कन्वर्ट होकर आ चुका है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास ए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स क्या है, वो वैल्यू है जो अभी मैंने प्लस साइन के साथ न्यू वैल्यू बनाई है, यानी एक्स का ताल्लुक क्लास ए से होना चाहिए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो फॉर्मूले में क्या बताया गया है कि सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बताओ, यानी उस वैल्यू की स्ट्रेंथ बताओ जो तुमने अभी प्लस साइन से रिप्रेजेंट किया है विथ रिस्पेक्ट टू या गिवन बाय क्लास ए। फिर इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास ए से, यानी क्लास ए की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो क्लास ए के अंदर जो रेड डेटा है उसकी स्ट्रेंथ बताओ, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, और इस ओवरऑल वैल्यू को डिवाइड कर दो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंपल एक्स से, उस सिंपल वैल्यू से। लेट्स सी, सबसे पहले हम इस वैल्यू को फाइंड करते हैं। मैं इसको कह देता हूं ये नंबर 1 है, और इसको हम क्या कह रहे हैं, प्रायर प्रोबेबिलिटी। लेट्स सी प्रायर प्रोबेबिलिटी हम किस तरह से फाइंड करेंगे। तो प्रायर प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला था वो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास ए था। तो क्लास ए कौन सी है, जो हमारे पास रेड कलर में है यहाँ पर। तो रेड कलर के अंदर जो डेटा की क्वांटिटी है वो कितनी है, 2, 4, 6, 8 एंड 10। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है 10 डिवाइड बाय ओवरऑल डेटा। तो ये 10 है और ये जो ग्रीन है ये 20 है। तो 10 डिवाइड बाय ओवरऑल डेटा क्या हो गया, 30। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास ए, यानी क्लास ए की जो स्ट्रेंथ है वो इस पूरे ग्राफ में, यानी ओवरऑल डेटा के रिस्पेक्ट से कितनी है, 0.33। फर्स्ट वैल्यू हमने फाइंड कर ली। फर्स्ट वैल्यू फाइंड करने के बाद सेकंड वैल्यू है जो जिसको हम कहते हैं पी ऑफ एक्स, इसको हम कहते हैं मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि जिस जगह पर तुमने डेटा सेट बनाया है, ठीक है, इस वैल्यू के रिस्पेक्ट से इसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्योंकि हम इस प्लस साइन को जो मैंने ब्लैक मार्कर से बनाया हुआ है इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस पॉइंट नंबर 2 को समझने का तरीका ये है कि जहां पर ये वैल्यू मौजूद है, ठीक है, जिस जगह पर आप एक स्मॉल सर्कल ड्रॉ करेंगे एज लाइक दिस। अब क्वेश्चन ये है कि ये सर्कल इतना ही बड़ा क्यों होगा जितना बड़ा मैंने यहां पर बनाया है। तो इसकी कोई लॉजिक ऐसी नहीं है कि सर्कल का साइज यही होगा। आप सर्कल छोटा भी कर सकते हैं और इसी तरह सर्कल के स्ट्रेंथ को आप या साइज को बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपका डेटा किस डिस्पर्जन के साथ वहां पर शो हुआ है और कितने आसानी के साथ आप किस साइज के सर्कल को बनाएंगे तो आसानी के साथ आपके पास वो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी जो आप फाइंड कर रहे हैं। लिहाजा यही वजह है कि मैंने यहाँ पर सर्कल बनाया। सर्कल बनाने के बाद इस सर्कल के अंदर जितने भी डेटा हैं, ठीक है ना, इस सर्कल के अंदर आप देखें तो क्वांटिटी कितनी है डेटा की, 5। ठीक है, लेकिन जो प्लस साइन मैंने बनाया है ये एक्चुअल हमारे डेटा का पार्ट नहीं है, ग्राफ का पार्ट नहीं है। एक्चुअली इसकी तो जगह यहां पर होनी चाहिए इन फ्यूचर। अभी प्रोबेबिलिटी के बिहाफ पर हमें पता चलेगा कि ये वैल्यू यहां पर अपने आप को एडजस्ट किस क्लास से कर पाएगी। लिहाजा अगर मैं इसको इग्नोर करूं तो इस वक्त हमारे पास इस सर्कल के अंदर 4 वैल्यूज। तो यही वजह है कि इस सर्कल को यूज करते हुए मैंने 4 को डिवाइड कर दिया कितनी वैल्यू से, 30 से। क्यों? क्योंकि पूरे ओवरऑल इस ग्राफ में कितनी वैल्यूज हैं या डेटा है, 30।
तो इस हिसाब से हमें इस सर्किल के रिस्पेक्ट से इस नए डेटे की जो प्रोबेबिलिटी मिली है वो 0.13, ठीक है। तो दूसरी वैल्यू भी हमारे पास फाइंड हो गई, जिसको हम क्या कह रहे थे, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी कह रहे थे, और फर्स्ट हमने प्रायर प्रोबेबिलिटी निकाली थी। अब थर्ड वैल्यू और फाइनल वैल्यू हमारे पास, जिसको हम कहते हैं लाइक्लीहुड, यानी कितने चांसेस हैं कि P ऑफ X का ताल्लुक क्लास B से होना चाहिए। सॉरी मैं पीछे चला गया, ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला था, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, क्योंकि हम क्लास A के रिस्पेक्ट से अभी फॉर्मूले को सॉल्व कर रहे हैं। तो P ऑफ X यानी जो न्यू वैल्यू है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी गिवन बाय या विद रिस्पेक्ट टू क्लास A। तो लिहाजा इसके लिए हम इसी सर्कल के अंदर रहते हैं, और अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू क्लास A। तो लिहाजा क्लास A कौन सी है, जिसका कलर रेड है। तो इस रेड के कलर को देखें तो इसकी ओवरऑल क्वांटिटी कितनी है, 10 है, और इस सर्किल के अंदर रेड कलर कितने, 3। तो लिहाजा मैंने इस X की स्ट्रेंथ मालूम करने के लिए, इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करने के लिए इस क्लास के उस नंबर ऑफ डेटा को जो सर्किल के अंदर मौजूद हैं उसे डिवाइड कर दिया ओवरऑल डेटा ऑफ क्लास A, जो कि इस फॉर्मूले में दिखाया जा रहा है, और उसके रिस्पेक्ट से इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 0.3। तो जब ये तीनों वैल्यूज मैंने फाइंड कर ली और जब तीनों वैल्यूज को मैंने इस फॉर्मूले में एडजस्ट किया, तो क्लास A के रिस्पेक्ट से इसकी स्ट्रेंथ यानी इसकी प्रोबेबिलिटी आई 0.75। तो हमें कॉमन सेंस ही बता रहा है कि प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के दरमियान होती है, और जब किसी दो अलग अलग चांसेस में, यानी अगर आपके पास ऐसे कोई प्रोडक्ट है जिसमें 0 और 1 आ सकता है या सिर्फ 2 चांसेस आ सकते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी में किसी भी एक की प्रोबेबिलिटी 50 से ज्यादा हो गई तो उसका मतलब है उसी की स्ट्रेंथ ज्यादा है, लिहाजा इसकी वैल्यू 0.75 से आई। तो यहीं पर हमें बात समझ में आ गई कि ये जो नई वैल्यूज है इसका ताल्लुक क्लास A से होना चाहिए, ठीक है। अब सवाल यहां पर खत्म होता है, क्लास A के रिस्पेक्ट से तो हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली, बिल्कुल वही लॉजिक वही तरीका अब किसके रिस्पेक्ट से होगा, क्लास B के रिस्पेक्ट से होगा। तो जो ये पार्ट है हमारा वो क्लास B को शो कर रहा है। सेम फॉर्मूला हेयर आप देख रहे हैं, क्लास B के लिए मैंने निकाला हुआ है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ X गिवन बाय क्लास B, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास B, इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ X, ये सेकंड टाइम हम ये निकालेंगे, फिर ये थर्ड टाइम निकालेंगे, जिस तरह से हमने लास्ट स्लाइड पे निकाला है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन हुई हुई है 20 डिवाइड बाय 30, ठीक है। तो 20 डेटा ओवरऑल किसका है, क्लास B का है, ठीक है, जबकि ओवरऑल जो पूरे ग्राफ के अंदर जो डेटा है हमारे पास वो 30 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास B आ गई हमारे पास 0.66। फिर सर्किल के रिस्पेक्ट से हम किसके डेटा को मालूम कर रहे हैं, P ऑफ X को। तो P ऑफ X दोनों में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, क्योंकि सर्किल में दोनों की क्वांटिटी हमेशा सेम है ना भाई, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, तो लिहाजा प्रोबेबिलिटी सेम रही। लेकिन जैसे ही मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ X निकालूंगा विद रिस्पेक्ट टू B, ठीक है, तो जब मैं A निकाल रहा था तो ये वाली चीज इग्नोर हो रही थी, ठीक है ना, और अब मैं B निकाल रहा हूं तो ये वाली वैल्यू इग्नोर हो जाएगी तीनों। तो 1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 20। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 डिवाइड बाय 20 किया हुआ मैंने, ओवरऑल तीनों वैल्यूज आ गई। तीनों वैल्यूज आने के बाद हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, और पुट करने के बाद आप इसकी वैल्यू देख रहे हैं कि 0.25 आ चुकी है। लिहाजा हम दोनों क्लासेस की प्रोबेबिलिटी को अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, और जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी ये डेटा उसी को अलॉट कर दिया जाएगा, और उसके बाद जो फाइनल ग्राफ हमारे पास होगा वो ये ब्लैक कलर खुद ब खुद कन्वर्ट होकर किस में हो जाएगा, रेड में, एज लाइक दिस बिहेव करने लग जाएगा। और हम कह सकते हैं कि अब इस क्लास में क्वांटिटी डेटा की कितनी हो चुकी है, 11 हो चुकी है, और एक न्यू डेटा नाइव बेस क्लासिफायर के जरिए से प्रेडिक्ट किया जा चुका है कि इसका ताल्लुक क्लास A से होगा। तो ये ओवरऑल थ्योरी थी बिहाइंड बेस थ्योरम और नाइव बेस क्लासिफायर पर, कि एक्चुअली इसके बिहाइंड किस तरह से वर्क हो रहा होता है, प्रोबेबिलिटी से क्या मुराद है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के जो फॉर्मूला है उसको हमने फर्दर डिवाइड किया, लाइक्लीहुड, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी एंड प्रायर प्रोबेबिलिटी को, और उसके जरिए से हम फाइनल अपनी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होते हैं। और उसके बाद अगर आपके पास सिर्फ 2 ही आउटकम्स हैं तो वहां पर आप कॉमन ही समझ जाते हैं कॉमनली कि अगर 50 से किसी की ज्यादा है तो उसका मतलब है उसी की स्ट्रेंथ ज्यादा है। लेकिन ये इंटरेस्टिंग उस लेवल पे जाकर ज्यादा हो जाता है कि जब आपके पास ग्राफिकल फॉर्म पर या जो डेटा सेट है उसमें जो वेरिएबल्स हैं वो 2 से ज्यादा हो, ठीक है। तो इस वक्त आप देख रहे हो कि हमारे पास 2 क्लासेस हैं, और अगर मैं अज्यूम करता हूं कि एक और क्लासेस हमारे पास यहां पर आ गई, जिसको हम क्या कह रहे हैं, क्लास C कह रहे हैं, एज लाइक दिस।
तो यहाँ पर अब फॉर्मूला सेम ही रहेगा, लेकिन जिस तरह से मैंने P ऑफ क्लास A निकाला है, P ऑफ क्लास B निकाला है, इसी तरह अब मैं क्लास ऑफ C निकालूंगा। तीनों की प्रोबेबिलिटी में हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी आ रही है, जिसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी उसी से ये न्यू डेटा जाकर एसोसिएट हो जाएगा और उसी से बिलोंग करने लग जाएगा, और फाइनली हमारा मॉडल रेडी हो जाएगा कि ये नाइव बेस्ड क्लासिफायर अब प्रेडिक्ट करने की कितनी कैपेबिलिटी रखता है अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ बेस थ्योरम। तो अब हम जंप करेंगे स्पाइडर आईडी पर, जहां पर हम देखेंगे कि हम किस तरह से नाइव बेस्ड क्लासिफायर को पाइथन पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और सेम डेटा सेट पे, क्योंकि हम स्टार्टिंग से एक ही डेटा सेट पर काम कर रहे हैं। लेट्स सी। ओके, तो हम स्पाइडर आईडी पर मौजूद हैं और इस वक्त जो हमारे पास कोड है वो सपोर्ट वेक्टर मशीन का है, लिहाजा मैं इस पूरे ओवरऑल कोड को यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद हम सेपरेट फाइल बनाते हैं जहाँ पर इस कोड को पेस्ट करते हैं, फाइल को सेव करते हैं नाइव बेस क्लासिफायर के नाम से। ठीक है, सेव करने के बाद जो डेटा हमारा सेम रहेगा, तो फाइल एक्सप्लोरर पर जाकर मैं डेस्कटॉप की सेटिंग कर सकता हूं, तो ऑलरेडी ही सेट है, लिहाजा डेटा सेट हमारे पास वही है जो हम ओवरऑल स्टार्टिंग से यूज़ कर रहे हैं। तो ये पार्ट भी हमारा सेम रहेगा, ट्रेनिंग डेटा सेट भी हम वही रखते हैं, प्री प्रोसेसिंग फीचर स्केलिंग भी हमारे पास सेम रहेगा, लेकिन जिस पार्ट को हमें चेंज करना है वो ये पार्ट है जहाँ पर हम अपने क्लासीफायर को इम्पोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जिस क्लासीफायर को इम्पोर्ट करना चाह रहे हैं वो है नाइव बेस, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नाइव अंडरस्कोर बेस, और उसके बाद जिस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं वो है गॉसियन नाइव बेस। ठीक है, कितने तरह के नाइव बेस हो सकते हैं अभी हम उसको डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से भी देखेंगे। ठीक है, ऑल दो 3 तरह के हैं, वो पैरामीटर के साथ यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे होंगे। समटाइम इसमें पैरामीटर की ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो बात समझ में आने लगेगी। पहले मैं गॉसियन नाइव बेस बता रहा हूँ, गॉसियन NB। ठीक है, कॉपी करेंगे इसे, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, इसमें कोई पैरामीटर की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, जूम आउट करते हैं, इंस्पेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल I टू प्रेस, एंड हेयर इट इज़। तो गॉसियन NB यहाँ पर शो हो चुका है, आप देख रहे हैं, और इसको अगर आप डीपली जाके पढ़ेंगे तो और भी बेहतर तरीके से बात समझ में आ जाएगी कि प्रायर आपकी प्रोबेबिलिटी जो पैरामीटर्स है वो इसकी ज़रूरत होती है यहाँ पर, लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी। अगर आप इसकी एग्जाम्पल पे आके भी देखें तो यहाँ पर भी कोई भी पैरामीटर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, लिहाजा ओवरऑल कोड हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है नाइव बेस गॉसियन NB के रिस्पेक्ट से। ग्राफ भी हमारा सेम रहेगा, सिर्फ क्लासिफायर की हेडिंग में मैं नाइव बेस क्लासिफायर लिख देता हूँ, NBC इन शॉर्ट। कॉपी करते हैं और इसी कोड को मैंने टेस्टिंग के लिए भी रिजर्व कर दिया। तो स्मॉल चंक से हम एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज, शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट, importing the data set and then divide the data into training and testing, feature scaling, and finally naive base. Prediction value, okay, everything is okay. Variable explorer पर आएंगे, ये हमारा y predict data set है और ये y test है जिसके साथ हमें कंपेयर करना और उसकी एक्यूरेसी देखनी है कि कितनी परसेंट हमारी एक्यूरेसी बेहतर जा रही है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन। लिहाजा इसके लिए हमारे पास जो मेथड है वो क्या है, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स एंड एक्यूरेसी। तो सबसे पहले हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को एग्जीक्यूट करते हैं, शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट, एंड हियर इट इज CM, और यहीं से हमें बात समझ में आ रही है कि ओनली 9 प्रोडक्शन आर रॉन्ग, रेस्ट ऑफ दी 100। टू चेक द एक्यूरेसी, शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट, एंड हियर इट इज 91% एक्यूरेसी। ठीक है, सेम डेटा सेट पर जिस पे हम फ्रॉम द स्टार्टिंग लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई कर चुके हैं, इसी तरह सपोर्ट वेक्टर किया, KNN किया हमने, फिर कर्नल सपोर्ट वेक्टर किया, और अब हम क्या कर रहे हैं उसके अंदर नाइव बेस कर रहे हैं। लिहाजा नाइव बेस के अंदर जो हमारा कर्व है वो बिल्कुल एक कर्व की फॉर्म पर आता है। ठीक है, तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, ग्राफिकल, शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट, एंड हियर इट इज योर ग्राफ, और आप देख रहे हैं कि एक ब्यूटीफुल कर्व है यहाँ पर जो हमारे 2 क्लासेस को सेपरेट कर रहा है यूजिंग द बेस थ्योरम प्रोबेबिलिटी फार्मूला। और इसी तरह जो हमारे पास लास्ट ग्राफिकल फॉर्म होगा वो हमारे टेस्टिंग डेटा का होगा, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ओवरऑल जो हमारा रिजल्ट है वो कितने बेहतर तरीके से विजुलाइज हो रहा है, और ग्रीन कलर के अंदर जो रेड पार्ट है वो हमारे एरर को शो कर रहा है क्योंकि 91 की एक्यूरेसी है, और इसी तरह रेड पार्ट के अंदर जो ग्रीन डेटा है वो इसके रॉन्ग पार्ट को शो कर रहा है, यानी रॉन्ग डिसीजन को शो कर रहा है।
अब फाइनली हमें इस चीज़ को डिस्कस करना है जिसके हवाले से मैंने यहाँ पर बताया था कि गॉसियन एनबी से क्या मुराद है और ये 3 तरह के कौन कौन से हैं और उसमें क्या एक्यूरेसी बन रही होती है और किस वक्त कौन से फंक्शन को या क्लास ऑब्जेक्ट को हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ओके, स्लाइड में बताया जा रहा है देयर आर 3 टाइप ऑफ नाइव बेस मॉडल अंडर द scikit-learn लाइब्रेरी। तो scikit-learn को ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं शुरू से। इसके अंदर हमारे पास कितने मेथड्स हैं या टाइप है मॉडल के, वो 3 हैं। सबसे पहले हमारे पास गॉसियन है। गॉसियन के अंदर बताया जा रहा है कि ये क्लासिफिकेशन कब इस्तेमाल किया जाएगा। इट इज़ यूज्ड इन क्लासिफिकेशन एंड इट्स एज्यूम्स दैट फीचर फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो हमारे पास डेटा सेट की डिस्ट्रीब्यूशन फीचर्स हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल, यानी जिस स्टैट्स के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे होते हैं डेटा के दरमियान कि वो डेटा किस तरह से आपस में फ्लो है, आपस में कंजेस्टेड है, क्लोज हुआ हुआ है, जब हमारे पास फ्लो उसका नॉर्मल होता है तो फ्लो नॉर्मल के लिए हम नाइव बेस के अंदर किस मॉडल को इस्तेमाल करते हैं, गॉसियन को करते हैं, जैसे कि मैंने करके भी दिखाया। गॉसियन नाइव बेस शॉर्ट में एनबी लिखा है उसके साथ। उसके बाद है मल्टी नॉमिनल। मल्टी नॉमिनल में बताया जा रहा है इट इज़ यूज फॉर डिस्क्रीट काउंट। ठीक है ना, हम वेरिएबल्स में और नंबर्स में पढ़ चुके हैं कि कैटेगोरिकल डेटा और न्यूमेरिक डेटा के अंदर क्या डिफरेंस है, और न्यूमेरिक के अंदर ही हमारे पास क्या है, डिस्क्रीट डेटा भी है। तो ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, डिस्क्रीट डेटा के लिए। जब आपके पास डिस्क्रीट डेटा होगा तो आप उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वी हैव अ टेक्स्ट क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। हमारे पास टेक्स्ट को क्लासीफाई करने का एक प्रॉब्लम हमारे पास है। Here we can consider Bernoulli trial, which is one step further, and instead of word occurring in the document, we have count how often word occurs in the document. यानी कितने दफ़ा वो वर्ड अकर हो रहा है आपके उस डेटा सेट में या उस प्रॉब्लम में, क्योंकि जब वो डेटा अकर हो रहा है तो उसका मतलब है कि वो नंबर्स के फॉर्म पर आ रहा है और वो डिस्क्रीट नंबर है। तो यही वजह है कि ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए हम मल्टी नॉमिनल को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आगे बताया जा रहा है यू कैन थिंक ऑफ इट्स एज नंबर ऑफ टाइम आउटकम नंबर xi इज ऑब्जर्व ओवर द एंड ट्रायल, यानी एंड ट्रायल टाइम जो है वो नंबर ऑब्जर्व किया जा रहा है। लिहाजा ऐसे प्रॉब्लम जहां पर आउटकम्स आपके पास डिस्क्रीट काउंट पर होता है वहां पर आप किसको इस्तेमाल करते हैं, मल्टी नॉमिनल को इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है बर्नौली। बर्नौली के अंदर बताया जा रहा है द बाइनोमियल मॉडल इज यूजफुल इफ योर फीचर वेक्टर आर बाइनरी। अगर आपके पास जो फीचर्स है डेटा सेट का वो बाइनरी में यानी 0 और 1 पर मौजूद है तो आप वहां पर किसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बर्नौली को इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी बाइनोमियल मॉडल को इस्तेमाल कर सकते हैं। वन एप्लीकेशन वुड बी टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, ठीक है, जो कि ऊपर भी बताया जा रहा था जहां पर आप टेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे। तो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है विद बैंक ऑफ वर्ड्स मॉडल वेयर द जीरोज एंड वंस आर वर्ड अकर, यानी जीरोज एंड 1 के फॉर्म पर जब वर्ड अकर हो रहे हो, बार बार आ रहे हो डॉक्यूमेंट में, तो वहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इसी तरह एंड वर्ड डजंट अकर इन द डॉक्यूमेंट रिस्पेक्टिवली, और इसी तरह वो वर्ड बार बार क्या हो रहे हो, रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट अकर नहीं हो रहे हो, या वो बार बार आ रहे हो 0-1 के फॉर्म पे, या वो बार बार नहीं आ रहे हो। तो ऐसे सिचुएशन पे आप किसे इस्तेमाल कर रहे हैं, बाइनोमियल मॉडल को इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑल्दो बाकी तमाम जो हमारा कोड का टेम्पलेट्स है वो बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। मजीद एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आप खुद भी रिसर्च करें इस पर कि ये तीनों पैरामीटर्स या तीनों टाइप्स किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। नॉर्मली इस मेथड के अंदर कोई भी पैरामीटर इस्तेमाल नहीं हो रहा होता, वो ऑब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लिहाजा अब इस चीज़ को देखते हैं कि हम प्रैक्टिकली गॉसियन तो कर चुके हैं, लिहाजा मल्टी नॉमिनल और बर्नौली यानी बाइनोमियल मॉडल के लिए हमारा कोड किस तरह से शो होगा। ओके, तो ये वो हमारा पार्ट है जहां पर हमने नाइव बेस गॉसियन एनबी को इस्तेमाल किया था। लिहाजा बिल्कुल सेम डेटा रहेगा हमारे पास, और आप देख रहे हो कि मैंने सेकंड कोड पर नाइव बेस scikit-learn से ही किसे इंपोर्ट किया, मल्टी नॉमिनल एनबी, ठीक है। एनबी हम जरूर लिखेंगे जो कि नाइव बेस को शो कर रहा है, बाकी तमाम डेटा बिल्कुल वैसे ही रहेगा, ठीक है। और अगर आप इसे इंस्पेक्ट एलिमेंट करें कंट्रोल आई से, ठीक है, जैसे मैंने गॉसियन एनबी को किया था तो बिल्कुल मैंने उसी तरह इसे किया, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास मल्टी नॉमिनल एनबी का हेल्प ऑप्शन ओपन हो चुका है जिसके कुछ पैरामीटर्स भी हैं, ठीक है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी एवरी टाइम। और इसकी एग्जांपल पे भी आके देखें तो यहाँ पर मल्टी नॉमिनल एनबी के अंदर कोई पैरामीटर इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसी तरह लास्ट जो हमारे पास है वो बर्नौली यानी बाइनोमियल एनबी है। इसका भी मेथड बिल्कुल एज इट इज सेम है। हम इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं फॉर सी व्हाट इज इनसाइड, तो कंट्रोल आई प्रेस करेंगे एंड हियर इट इज। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि इसमें भी कुछ पैरामीटर्स हैं जो एवरी टाइम्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, आप इसे बेहतर तरीके से पढ़कर भी समझ सकते हैं।
और अगर इसकी एग्जांपल देखें तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि कोई भी पैरामीटर इस्तेमाल नहीं किया गया है। और अभी हम डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से देख चुके हैं कि किस जगह पर यानी किस डेटा टाइप किस तरह का डेटा टाइप हमारे पास मौजूद होगा और उसमें किस तरह के फीचर होंगे, तो किस मॉडल को हम इस्तेमाल करेंगे। तो ओवरऑल इस सेशन के अंदर हमने इस बात को समझा कि एक्चुअली बायस थ्योरम क्या है और नाइव बेस किस तरह से वर्क करता है। फिर उसके बाद हमने scikit-learn की लाइब्रेरी को भी एट लास्ट डिस्कस किया कि इसके 3 मॉडल कौन कौन से हैं और उसके कोड का जो टेम्पलेट होगा वो किस तरह से होगा, उसमें कौन कौन से एडिशनल पैरामीटर हो सकते हैं या नहीं, और वो किस तरह के डेटा टाइप्स पर यानी डेटा के क्या फीचर्स होंगे तो हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट गॉसियन एनबी को हमने इस्तेमाल यहाँ पर फर्स्टली इसलिए किया था क्योंकि जो डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन है मेरे डेटा पर वो क्या है, नॉर्मल है, और डेफिनेशन भी हमें यही बता रही थी।